एपिसोड 257 और लोगों क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, ठीक है। मतलब कि अब मैं लिंक वगैरह देना डिस्क्रिप्शन में बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है देने में। सिर्फ वीडियो की अकेली मिलेगी और किसी भी चीज की नहीं मिलेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हून कबीले का मौत के दरवाजे वाला फॉर्मेशन था ना, हमारा जान उस फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है। मतलब कि इस फॉर्मेशन के जरिए हून कबीले की जो इच्छाएं थी ना उसे नष्ट कर देता है, जिस वजह से हून कबीला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हालांकि वो हमारे जान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर, मतलब कि हून टियाडी समझदार था, वो समझ जाता है कि अब शायद वो अलायंस की आर्मी हून कबीला गू कबीला यान कबीला और लेई कबीला से नहीं जीत सकता। इसलिए हून टियाडी चलता है तो तुरंत आदेश दे देता है कि सभी लोग वापस चलो। और भाई साहब हून टियाडी की बातें सुनकर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल बना लेती है और उस पोर्टल के जरिए सभी बंदे यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन भाई साहब ये निकल ही रहे होते हैं तभी हमारा जान यहाँ पर येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर हून कबीले के बहुत सारे बुड्ढे मारे जाते हैं और साथ ही साथ जो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम थी ना वो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और अब आगे अब जैसी ब्लैक डोबरिंग फ्लेम जख्मी होती है ना तो वो घूर कर हमारे जान को देखने लगती है, लेकिन हमारा जान उसे ऐसा घूरते हुए देखकर उसे एकदम नजरअंदाज कर देता है कि तुझे उखाड़ना है वो उखाड़ लेना मेरा, मैं तो तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और भाई ब्लैक डोबरिंग फ्लेम भी समझ जाती है कि वो जान को नहीं डरा सकती। अब इतने में हमें हमारी जान के इस अटैक को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और यहाँ पर हून कबीले के बहुत सारे बुंटों को राख में कन्वर्ट कर देता है। बोला जाए तो हमारी जान का येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर है ना, वो हून कबीले के बहुत सारे बुड्ढों को मार देता है। अब जैसे ही ब्लैक डोबरिंग फ्लेम एक साथ इतने बुड्ढों को मरते हुए दिखती है ना तो वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतने में हमारा जान चलता है तो वो तुरंत जोर से चिल्लाकर कहता है कि इन्हें यहाँ से भागने मत दो, हमला करो। और भाई साहब जान के यह कहते ही जो ले इन और यान जिन था ना वो एक अटैक इस ब्लैक होल की ओर शूट कर देते हैं। अब जैसे ही इन दोनों के अटैक इस ब्लैक होल की ओर जाते हैं ना तो इस ब्लैक होल से एक काले कलर की रोशनी निकलती है और यानजिन और ले इन दोनों के अटैकों को एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि यानजिन और ले इन उन दोनों के अटैक भी इस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सभी के सभी लोग अपने सबसे पावरफुल अटैक इस ब्लैक होल पर करो, इसे जाने मत दो, इन्हें जाने मत दो। उनके पास साउसी प्राचीन जेट टोकन है, अगर वो चले गए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उन्हें जाने मत दो। और भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो अपने सबसे पावरफुल अटैकों को तैयार करने लगते हैं। इतने में हमें ले इनको बताया जाता है जो कि अपना सबसे पावरफुल अटैक 9 लाइटनिंग पाम का उपयोग कर देता है। यानजिन चलता है तो वो भी अपने क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक बर्निंग फ्लेम ब्लेजिंग स्काई, तो हिंदी में बोला जाए तो जलता हुआ आकाश का हमला। गू कबीले के बुड्ढे चलते हैं तो वो भी अपने गू कबीले की सबसे पावरफुल टेक्निक फिंगर, सॉरी कौन सी टेक्निक है गू कबीले की, साइलेंस फिंगर, वो भी इस्तेमाल कर देते हैं। हमारा जान चलता है तो वो भी दोबारा से अपनी 10,000 फुट बड़ी आफ्टर इमेज बनाता है और उससे येलो डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये सारे के सारे हमले उस ब्लैक होल की ओर आगे जानते हैं ना और ब्लैक डोबरिंग फ्लेम इन हमलों को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि बास्टर्ड, तुम्हारी ये हिम्मत की तुम इतने सारे हमले एक साथ मुझ पर करोगे। हालांकि भले ही ब्लैक डोबरिंग फ्लेम कह रही थी लेकिन वो जानती है कि ये सारे के सारे हमले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इतनी आसानी से वो इन सारे हमलों से एक साथ नहीं निपट सकती। इसलिए ब्लैक डोबरिंग फ्लेम भी डरने लगती है कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। अब ब्लैक डोबरिंग फ्लेम इन हमलों से निपटने की सोच ही रही होती है तभी ये हमले ब्लैक डोबरिंग फ्लेम के बहुत ही पास आ जाती हैं। लेकिन इतने में इन्हीं सारों हमलों के सामने हून टियाडी प्रकट होता है। अब जैसे इन सारे हमलों के सामने हून टियाडी प्रकट होता है ना तो वो अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलते ही इन सारे हमलों को निकल जाता है, बोला जाए तो खा जाता है। तो हिंदी में बोला जाए तो अपना मुंह खोलता है और उससे एक ब्लैक होल बाहर निकालता है और एक ब्लैक होल चलता है तो सारे हमलों को निकल जाता है, ठीक है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जिसके सामने मतलब कि जान के पास में गू यान भी आकर खड़ा हो जाता है। हालांकि जब हमारा जान हून टियाडी को एक साथ इतने अटैकों को निकलते हुए देखता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि अब शायद इस दुनिया में ऐसे दो ही लोग हैं जिनसे वो नहीं जीत सकता। इनमें से पहला है हून टियाडी और दूसरा है गू यान। हमारा जान समझ जाता है कि चाहे वो जितना भी अपना सिर पटक ले फिर भी वो अभी खिलाना हून टियाडी से तो जीत ही नहीं सकता। अब इतने में हमें हून टियाडी को बताया जाता है जो कि हमारे जान को घूर कर देख रहा होता है। हून टियाडी चलता है तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगता है कि बास्टर्ड, तुम मेरे प्लानों को हमेशा चौपट कर देते हो। और भाई साहब हून टियाडी इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर जान ने हूनियान के साथ मतलब कि हूनियान से वो मौत का दरवाजा नहीं छीना होता तो शायद जो मौत के दरवाजे वाली टेक्निक थी ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती और वो यहाँ पर बहुत सारे बंदों को मार डालती। इसलिए यहाँ पर हून टियाडी जान पर गुस्सा हो रहा होता है कि बास्टर्ड, तूने मेरे
मेरे सारे प्लानों को चौपट कर दिया। अब इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है दोबारा से, जो कि घूंटी आंटी को एकदम घूर घूर कर देख रहा होता है। हमारा जान मतलब कि हमारे जान की आंखों में ऐसी चमकती मानो वो घूंटी आंटी को यहीं पर निपटा देना चाहता हो, लेकिन हमारा जान जानता है कि वो घूंटी आंटी को फिलहाल के लिए नहीं निपटा सकता, इसलिए हमारा जान एकदम यहाँ पर चुपचाप ठाड़ा हुआ होता है। अब इतने में दोबारा से घूंटी आंटी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर हंसने के बाद यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि गुयुयान अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम इस बार मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन अगली बार जब मैं गॉड बन जाऊंगा उस समय ना ही तुम्हारा गु कबीला रहेगा, ना ही लेई कबीला और ना ही यान कबीला, और हाँ और ना ही हेवनली अलायंस। मैं इन चारों का नाम इस ड्यूकी कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। और भाई साहब यह कहते ही अब यहाँ पर घूंटी आंटी चलता है तो मुड़ता है और इस ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है। साथ ही साथ ब्लैक डुबरिंग फ्लेम और हून कबीले के बहुत सारे बुड्ढे इस ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और ये ब्लैक होल चलता है तो ये यहाँ पर बंद हो जाता है। अब जैसे ये ब्लैक होल यहाँ पर बंद होता है ना तो सभी के सभी लोग एकदम शांत पड़ जाते हैं और यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि हून कबीला आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर 3 एंशियन क्लैन और हेवनली अलायंस ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, फिर भी हून कबीले का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और तो और यहाँ पर हून कबीला आया, उसने प्राचीन जेट टोकन को लिया, प्राचीन ताओसी जेट टोकन को लिया और यहाँ से जिंदा भी सही सलामत वापस चला गया और चारों के चारों अलायंस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। अब इतने में यहाँ पर गुयान को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि अब उनका गु कबीला भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो अकेले हून कबीले से लड़ सके, क्योंकि अब हून कबीला बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो अकेले हून कबीले से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अब यहाँ पर गुयान चलता है तो अफसोस करने लगता है कि अगर आज जो कबीला जिंदा होता तो हून कबीला कभी भी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। शायद हून आंटी ने एकदम सही कहा था कि अब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके हून कबीले से लड़ सके। अगर मैंने उस समय थोड़ी सी हिम्मत बताई होती तो शायद आज ऐसा दिन आता ही नहीं। अब भाई साहब यहाँ पर गुयान अफसोस तो करने लगता है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी लोग निराश हो जाते हैं कि जब इतना पावरफुल बंदा भी हून कबीले से लड़ने में डर रहा है तो भला हम क्या कर सकते हैं। अब इतने में जान चलता है तो यहाँ पर गुयान से पूछने लगता है कि अंकल गुयान अब हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर गुयान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ हून कबीले पर नजर रख सकते हैं कि वो प्राचीन गोट की हवेली कहाँ पर है। एक बार जब हमें वो प्राचीन गोट की हवेली मिल जाएगी हून कबीले के जरिए तो हम उन्हें वहाँ पर जाकर रोक सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब जैसे ही गुयान यहाँ पर कहता है ना तो यहाँ पर लेयिन चलता है तो वो गुयान से कहने लगता है कि हम हून कबीले पर नजर कैसे रख सकते हैं, भला उन्होंने तो बाकी के क्लैनों को बिना पता चला ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो हम भला हून कबीले पर इतनी आसानी से नजर कैसे रख सकते हैं। वो सी कबीला और लिंग कबीले के जैसा ताओसी प्राचीन गोट की हवेली को ढूंढ लेगा और वहां से उस प्राचीन ताओसी गोट की हवेली में जो कुछ भी है ना गॉड लेवल पर पहुंचने का उसे प्राप्त कर गॉड बन जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही ले इन एक कहता है ना, ले कबीले का लीडर ले इन एक कहता है ना तो यहाँ पर गुयान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि निश्चिंत रहो, इस बार मैं स्वयं उन पर नजर रखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं आगे। और भाई साहब ये बात गुयान इसलिए कह रहा था क्योंकि अब गुयान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जान चुका है कि अगर हून टियाडी एक बार डाउडी लेवल पर पहुंच गया तो शायद उसे कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए यहाँ पर अब गुयान कह देते हैं कि निश्चिंत रहो, इस बार मैं स्वयं हून कबीले या फिर हून टियाडी पर नजर रखूंगा कि वो प्राचीन गोट बोला जाए तो ताओसी महल को ना खोल पा सके। अब यहाँ पर गुयुयान चलते हैं तो कहने लगता है कि सभी के सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि जैसे ही ताओसी प्राचीन गॉड महल मिलेगा ना उस समय हमें हून कबीले से एकदम तगड़ी फाइट करनी होगी और वो फाइट शायद हमारी आखिरी फाइट होगी, इसलिए सभी के सभी लोग एकदम तैयार हो जाएं। अब जैसे गुयुयान कहते हैं ना तो सभी के सभी लोग एकदम हाँ में सिर हिला देते हैं कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदा ठाड़ा हुआ है ना वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर हून कबीला इस फाइट में जीत गया तो शायद उनका इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। अब यहाँ पर सबके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी हमारा जान चलता है तो यहाँ पर आगे बढ़ता है और सभी से कहने लगता है कि चूंकि सबने अपना अपना राय दे ही दिया है तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को मेरे हेवनली अलायंस में चलकर रहना चाहिए और वहाँ से हून कबीले के हर एक गतिविधि पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि मेरी जो हेवनली अलायंस है ना वो सेंटर फ्लेम के बीच में है, इसलिए वहाँ से किसी भी बात की जानकारी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग जान की बातें सुनते हैं ना तो वो अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर और भी कहने लगता है कि चूंकि हमारे पास खाली समय बचा ही है तो इस समय का उपयोग करके हम होल ऑफ सोल के हर एक ब्रांच को नष्ट कर देंगे ताकि हून कबीला सेंटर फ्लेम से जानकारी को एकत्रित न कर सके। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान की एक और बातें सुनते हैं ना तो लेयिन चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है अब समय आ गया है कि इस दुनिया से होल ऑफ सोल का नामो निशान मिट जाए। अब जैसे यहाँ पर होल ऑफ सोल की बात आती है ना तो सभी के सभी लोग सोचने लगते हैं और हाँ इस बात पर विशेष
गौर देना, ठीक है, क्योंकि जो हमारी BTTH की अगली नोवेल स्टार्ट होगी ना वो इसी के ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ पर होल ऑफ सोल के बारे में सभी के सभी बंदे सोचने लगते हैं कि होल ऑफ सोल जो भी आत्माओं को पकड़ता था ना वो शायद इन 3 कोफिनों में से, बोला जाए तो ताबूतों में से बंदे निकले थे ना उन्हीं के लिए ही पकड़ता था, ताकि ये तीनों बंदे, बोला जाए तो तीनों बुढ़े, इन आत्माओं को खाकर अपने आप को मजबूत बना सके। मतलब कि यहाँ पर सभी के सभी लोग सोचने लगते हैं कि शायद होल ऑफ सोल इतनी आत्माओं को पकड़कर इन तीनों बंदों को खिलाता था, इसलिए शायद होल ऑफ सोल इतनी आत्माओं को पकड़ता था। और भाई साहब मैं बता दूं कि इन आत्माओं को पकड़ने की वजह से ही अगला नोबर बनेगा। उम्मीद है आप मेरे इशारों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर सब कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं ना तो हमारा जान चलता है, तो मास्टर याओलाओ की ओर देखकर मास्टर याओलाओ से कहने लगता है कि मास्टर क्या आप इस प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं। और भाई मास्टर याओलाओ भी समझ जाते हैं कि जियान क्या कहना चाहता है। जियान कहना चाहता है कि अभी अभी सारे बंदों को उसने आमंत्रित किया है ना अपनी अलायंस में आने के लिए, इन सबकी व्यवस्था मास्टर याओलाओ स्वयं बनाए। मास्टर याओलाओ चलते हैं तो वो हमारे जान से कह देते हैं कि निश्चिंत रहो, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। हालांकि मास्टर याओलाओ भले ही हेवनली अलायंस के लीडर हैं, लेकिन मास्टर याओलाओ ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही वो एल्पनिक के मामले में इस दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हेवनली अलायंस के चीफ बन सकें। इसलिए अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहीं पर हमारी जान से कह देती हैं कि शायद अब समय आ गया है कि हम अब हेवनली अलायंस का चीफ बदल दें। और यहीं हमारा जान भी समझ जाता है कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो भी इस पद को स्वीकार कर लेता है। बोला जाए तो हेवनली अलायंस का चीफ बन जाता है। अब यहाँ का सारा मामला सुलझाने के बाद हमारा जान काइलिन और यूनर की ओर देखता है और दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और भाई साहब यह कहते ही हमारा जान चलता है तो तेजी से एक पहाड़ की ओर निकल जाता है। अब जैसे ही काइलिन और यूनर जो कि एक साथ खड़े हुए थे, दोनों जान की बातें सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि शायद जान किसी से उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता है। हालांकि वो समझ जाती हैं कि जान उन्हें किससे मिलवाना चाहता है, इसलिए दोनों की दोनों शर्माने लगती हैं। लेकिन अब इसके बाद काइलिन और यूनर चलती हैं तो तेजी से हमारी जान की ओर, बोला जाए तो हमारी जान के पीछे तेजी से आगे जाने लगती हैं और एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती हैं। अब हमें एक पहाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एल्डर एक बंदे की रक्षा करने के लिए चारों तरफ ठाड़े हुए थे, बोला जाए तो पहरा दे रहे थे। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो सभी के सभी बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान को एकदम सम्मान पूर्वक ग्रीट करने लगते हैं कि नमस्ते लीडर, नमस्ते छोटे लीडर, मतलब कि सम्मान देने लगते हैं, ठीक है। हमारा जान चलता है तो सभी बुड्ढों को एकदम नजरअंदाज कर आगे बढ़ता है और अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगता है और अपने पिताजी से पूछने लगता है कि डैडी आप क्या ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जियो जहांग अपने बेटे को देखते हैं ना तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही जियान को फाइट करते हुए देखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा है कि जियान एक साथ कितने लोगों को लीड कर रहा है। इसलिए जियान के डैडी जियो जहांग के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है जब वो जियान को देखते हैं। हमारा जान चलता है तो अपने पिता से पूछने लगता है कि डैडी क्या आप ठीक हैं। जियो जहांग चलते हैं तो वो भी एकदम प्रसन्न मन से कह देते हैं कि हाँ बेटा मैं एकदम ठीक हूँ। साथ ही साथ ये भी कहने लगते हैं कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। हालांकि ये बात कहते समय जियो जहांग की आंखों में थोड़े से आंसू थे और उन्हें सारी की सारी वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो जियान के साथ उसके कबीले वाले बचपन में करते थे। साथ ही साथ उन्हें ये भी याद आने लगता है कि बचपन में जियान को उसके कबीले में एकदम कचरा माना जाता था, लेकिन आज ये कचरा इस दुनिया के सबसे बेस्ट योद्धाओं के बीच में खड़ा है। हालांकि उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो उन कबीले जैसे इतने पावरफुल क्लैन से आजाद हो पाएंगे, और वो भी आजाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा, बोला जाए तो सबसे छोटा बेटा होगा। अब यहाँ पर बाप बेटे के बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। हमारा जान चलता है तो पीछे मुड़ता है और दो लड़कियों की ओर देखने लगता है। अब जैसे ही दोनों लड़कियां जियो जहांग को देखती है ना तो वो भी एकदम सम्मान की नजर से उन्हें देखने लगती हैं, क्योंकि वो मतलब कि काइलिन और यूनर ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और जानती हैं कि ये हमारे ससुर जी हैं, इसलिए इन्हें सम्मान देना तो बनता है। वरना भैया मेरे शॉपिंग नहीं करा रहा, सॉरी मतलब कि जज्बातों में बह गया था मैं। अब यहाँ पर यूनर चलती है तो आगे बढ़ती है और जियो जहांग को ग्रीट करने लगती है। साथ ही साथ हम यूनर के चेहरे पर देख सकती हैं कि यूनर का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो यूनर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है। अब इतने में यूनर चलती है तो यहाँ पर जियो जहांग से कहने लगते हैं कि अंकल क्या आप मुझे पहचानते हैं, क्या आपको जूनियर याद है। अब जैसे यहाँ पर जियो जहांग हमारी यूनर की बातें सुनते हैं ना तो उन्हें अपने फ्लैशबैक में कुछ याद आने लगता है कि उनके क्लैन में, बोला जाए तो उनके टूटे फूटे जियो क्लैन में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और उसका नाम जूनियर था। अब जैसे जियो जहांग को ये वाली बात याद आने लगती है ना तो उन्हें ये भी याद आने लगता है कि बचपन में वो यूनर की शादी जान से कराना चाहते थे, लेकिन जूनियर, बोला जाए तो यूनर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन
से थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो जूनियर की शादी जियान से नहीं करा पाए। अब यहाँ पर जियो झांग सोच ही रहे होते हैं सब, तभी हमारा जान चलता है तो जियो झांग से कहने लगता है कि पिताजी यूनर वर्तमान में हमारे जियो कबीले की एक मेंबर है। अब जैसे ही यहाँ पर जियान की बात जियो झांग सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि जियान क्या कहना चाहता है, इसलिए अब जियो झांग चलते हैं तो जियान की पीठ पर हाथ रखकर उसे ठोकने लगते हैं कि बहुत बढ़िया लड़के, मैंने तुमसे जितना सोचा था तुमने उससे ज्यादा किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और भाई साहब जियान को इस तरीके से शाबाशी देते हुए दिखकर, मतलब कि जियान को इस तरीके से शाबाशी लेते हुए दिखकर जो यूनर का चेहरा होता है ना वो तो एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है। अब इतने में जियो झांग की नजर उनके पीछे खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ती है। अब जैसे जियो झांग उसको देखते हैं ना, बोला जाए तो हमारी कायलिन को देखते हैं ना, तो वो पूछने लगते हैं कि ये कौन है। अब जैसे ही हमारा जियान अपने पापा को ऐसा पूछता हुआ देखता है तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपनी दूसरी बीवी से भी मिलाने लगता है कि पापा ये भी आपकी दूसरी बहू है। और भाई साहब मैं इस सीन को देखना चाहूंगा कि भाई एनिमी के जरिए इस सीन को कैसे बताया जाएगा, जहाँ पर हमारा जान अपनी दोनों बीवियों से अपने डैड को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएगा, सॉरी मतलब की पहचान करवाएगा। अब जैसे ही जियो झांग यहाँ पर जियान की बात सुनते हैं ना तो जियो झांग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि जियान ने दो शादियां कर चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जान चलता है तो अपने फादर से और भी कहने लगता है कि फादर आप शायद कायलिन को नहीं जानते, लेकिन इसका एक और नाम है, मतलब कि इसका दूसरा नाम भी है और वो नाम है क्वीन मेडुसा। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर क्वीन मेडुसा नाम लेता है ना तो जियो झांग थे ना हमारे जान के डैड, वो थोड़ा डर जाते हैं कि क्या क्वीन मेडुसा, क्या ये है टाइगर डेजर्ट की नागरानी क्वीन मेडुसा तो नहीं है। अब जैसे जियो झांग यहाँ पर एक कहते हैं ना तो थोड़ा हमारी कायलिन शर्माने लगती है और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसने पूरे जीमा साम्राज्य में अपना नाम को स्थापित किया था। उस समय मैं कितनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरा जीमा साम्राज्य मुझसे थर थर कांपता था। अब यहाँ पर जियो झांग चलते हैं तो जान से पूछने लगते हैं कि कहीं ये वही क्वीन मेडुसा तो नहीं है जो टाइगर डेजर्ट में रहती थी। हमारा जान चलता है तो अपना सिर हाँ में मिला देता है कि हाँ डैड ये वही नागरानी क्वीन मेडुसा है। अब भाई साहब बाप बेटी की ऐसी बातें सुनकर हमारी कायलिन चलती है तो वो भी तुरंत जान के पास आ जाती है और इशारों में कहने लगती है कि ए जी पुरानी बातों को डैड के सामने क्यों सुना रहे हैं, टॉपिक बदलो ना। और भाई साहब हमारा जान भी कायलिन की बात समझ जाता है और हाँ ये मेरी ओर से ठीक है। अब यहाँ पर कायलिन चलती है तो जियो झांग से कहने लगती है कि अंकल आप मुझे कायलिन नाम से बुला सकते हो। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती है। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपने डैड से कहने लगता है कि डैड सबसे पहले हम हेवनली अलायंस चलते हैं, वहाँ पर मैंने बड़े भाई और दूसरे नंबर वाले भाई को भी बुलाया है, उनसे मिलने के बाद हमारी फैमिली दोबारा से एकजुट हो जाएगी। डैड मेरे साथ हेवनली अलायंस चलो, वहाँ पर आपकी पोती भी आपका इंतजार कर रही है। और भाई जब जैसे हमारा जान ये बात अपनी डैड से कहता है ना तो जियो झांग और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि अब वो ग्रैंड फादर भी बन चुके हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेवनली अलायंस के बारे में बताया जाता है, मतलब कि पोलन स्टार पवेलियन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर तीनों के तीनों एंशियन क्लैनों के बड़े बड़े योद्धा रुकने के लिए आ गए हैं और इन योद्धाओं को मास्टर याओलाओ लीड कर रहे हैं, मतलब कि उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा सेंटर फ्लेम में एक खबर भी पूरी तरह से फैल जाती है कि ब्लैक डीप माउंटेन पर्वत पर हेवनली अलायंस के साथ 3 और एंशियन क्लैनों ने आपस में मिलकर हून कबीले से फाइट की है और वहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है और तो और हून कबीले को वहाँ से भागना भी पड़ा है। एक खबर पूरे सेंटर फ्लेम में एकदम बिजली की तरह फैल जाती है और तो और जो भी छोटे मोटे क्लैन जो हून कबीले से डरते थे और जिनके अंदर डाउ शेंग और बान शेंग लेवल के बंदे थे वो भी हेवनली अलायंस का साथ देने के लिए हेवनली अलायंस में शामिल हो जाते हैं ताकि वो एक साथ मिलकर हून कबीले से लड़ सकें और अपने अपने क्लैनों को बचा सकें। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर पोलन स्टार पवेलियन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान अपने पिता को लेकर साथ ही साथ कायलिन और यूनर को भी लेकर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो वो सबसे पहले उस जगह पर जाता है जहाँ पर हमारी लिटिल जीव जीव रहती है। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर पहुँचता है ना तो अंदर से जीव जीव भागती हुई आती है और हमारे जान के गले रख जाती है कि डैडी 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 आप कितने दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। हमारा जान चलता है तो वो भी अपनी बेटी को एकदम हक कर लेता है और हाँ जीव जीव एक समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है क्योंकि जीव जीव को एक खूबसूरती अपनी माँ से मिली है, ठीक है। और हाँ यार मुझे एक कमेंट आया था कि भाई ये बताओ कि हमारे जान के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो भाई दोनों में से सबसे पावरफुल कौन होगा? तो भाई साहब मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे जान का बेटा ही होगा, ठीक है। और आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा द ग्रेट रूलर में, ठीक है, जो कि मैं कुछ दिनों बाद इसी चैनल पर अपलोड करना शुरू करूंगा। उम्मीद है आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ वो एक अलग कहानी है, ठीक है, नहीं आप समझो कि भाई वो मतलब कि उसमें हमारा जान क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। हालांकि उस कहानी में भी हमारा जान आता है क्योंकि उस कहानी में हमारा जान एकदम टॉप लेवल का योद्धा है। खैर कोई नहीं, अगर आप उसके बारे में जानना
पढ़ना चाहते हो ना तो इसी शनिवार से मैं उसकी नोवेल स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैनल पर। शायद उसकी एक हफ्ते में एक ही वीडियो आया करेगी, तो उस कहानी का मजा जरूर लेना, ठीक है, शुक्रवार या फिर शनिवार से। और हाँ, मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बहुत दिनों से नहीं कहा, तो भाई अब जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आशाएं हैं कि आज शाम को भी एक वीडियो आए हमारे मास्टर के ऊपर 5 से 6 बजे के बीच, तो उसे देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।